अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग करने जा रहे हैं करंट पेपर ऑफ दी 2021 और इस वीडियो में आपको न्यू पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग जो 3 मार्क्स के या 5 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जैसे कि रोल ऑफ दी कैल्शियम इन दी कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स का अपना एक फंक्शन क्या है, किस तरह से फ्रॉग का लाइफ साइकिल हो गया। इसके बाद कुछ इस किस्म के क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि ये मैकेनिज्म किस तरह से होता है। एक क्वेश्चन है कि स्पीशीज स्पेसिफिक रिकग्निशन कैसे है, किस तरह से स्पीशीज हैं स्पर्म को रिकग्नाइज करती हैं, फिर इसकी फ्यूजन होती है। तो इस किस्म के जो टॉपिक हैं जिनमें स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है कि उनको मैकेनिज्म समझ नहीं आ रहा और उसको बार बार रिवाइज किया जा रहा है, इसके बारे में बार बार क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो सब इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। तो विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। ओके, सो ड्यूरिंग द एग्जाम्स स्टूडेंट्स के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो मतलब सारे ही टॉपिक्स को वीडियो को देखें या इस तरह से। तो सिर्फ मैं उन टॉपिक को एक्सप्लेन करूंगी जो कि ज़रूरी होंगे और बाकी आपको मैं एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन देके उससे हम लोग टॉपिक से मूव ऑन कर जाएंगे। तो यहाँ पे एक टॉपिक आ रहा है यहाँ पे क्वेश्चन डेवलपमेंटल हिरार्की का। तो ऐसे हिरार्की का मतलब एक सीरीज ऑफ डिसीजन जिसमें ली जाती हैं कि जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स हैं उनकी फेट क्या है, यानी कि जो पहले से सेल्स हमारे पास मौजूद हैं वो आगे जाकर क्या बनाएंगे। ठीक है, तो ये इसका एक्चुअल मीनिंग है। और इसके बाद जो इरिवर्सिबल रिस्ट्रिक्टेड सेल फेट, किसके बाद जो उनकी फेट बन जाएगी, मतलब फॉर एग्जांपल के स्किन के सेल स्किन ही बनाएंगे, उसको रिवर्स नहीं कर सकते, तो इसको हम कहते हैं डेवलपमेंटल हिरार्की। ठीक है, और इसके बाद ये क्वेश्चन जो यहाँ पे आ रहा है डेवलपमेंट हिरार्की की, यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है और जर्म लेयर का भी शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है। तो जर्म लेयर क्या होती है, वो हमें एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होती है। अब यहाँ पे आपने चेक कर लेना है कि अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो जर्म लेयर के बाद आप ये लिख के और इसको खत्म कर सकते हैं, जर्म लेयर किस तरह से इसको डेवलपमेंट में इन लेयर्स को बनाती है। लेकिन अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप आगे फर्दर बताएंगे कि एक्टोडर्म आगे नेल की फॉर्मेशन में, स्किन की फॉर्मेशन में, एपिथेलियल फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होती है। मीजोडर्म के बारे में आप बताएंगे कि ये गट फॉर्मेशन में, ओवरी, इस तरह के आप ऑर्गन्स बताएंगे, उसमें इन्वॉल्व होती है। एंडोडर्म के बारे में बताएंगे कि ये रेस्पिरेटरी और रिप्रोडक्शन ट्रैक की लाइनिंग को बनाने में इन्वॉल्व होती है। तो आपने क्वेश्चन को देख लेना, उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर आपने देना है। नेक्स्ट ये लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास 5 मार्क्स का आ रहा है, वो है एनाटॉमिकल अप्रोचेज टू डेवलपमेंटल बायोलॉजी। ठीक है, किस तरह से डेवलपमेंटल बायोलॉजी में एनाटॉमी हेल्प करती है उसको स्टडी करने में। तो इसकी 4 अप्रोचेज हैं। पहली हमारे पास है कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी, तो स्टडी ऑफ हाउ एनाटॉमी चेंज ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। डेवलपमेंट हो रही है और इस दौरान कैसे उनकी एनाटॉमी चेंज हो रही है, इसकी हम स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम स्टडी करेंगे एनाटॉमी यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ फ्लाई और फ्रॉग को, तो वो दोनों एक दूसरे से अलग अलग हैं। तो इस तरह से हम कंपेयर करके दोनों को स्टडी करें, इसको हम कहते हैं कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास है एवोल्यूशनरी एम्ब्रियोलॉजी, किस तरह से डेवलपमेंट में कॉज एवोल्यूशन चेंजेस, एवोल्यूशनरी चेंजेस डेवलपमेंट की वजह से किस तरह से आती हैं और किस तरह से इंसेस्टर्स कॉन्स्ट्रेंट करते हैं। कॉन्स्ट्रेंट का मतलब होता है उसमें हर्डल क्रिएट करते हैं, यानी कि वो अपनी डेवलपमेंट के बाद एवोल्यूशन को नहीं होने देते। ठीक है, वो चाहते हैं कि उसी तरह से उनका चलता रहे, इस दौरान में एनाटॉमी एक हर्डल क्रिएट करती है। ठीक है, तो इसमें आप ये लिखेंगे टेट्रोलॉजी क्या है, टेट्रोलॉजी हमारी थर्ड अप्रोच है और इसको कहते हैं द स्टडी ऑफ बर्थ डिफेक्ट। और इस दौरान क्या होता है कि सबसे पहले हमने काजेज देखनी होती है कि वो किस वजह से हो रहे हैं, न्यूटन जीन आ सकते हैं या डिफरेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। और उस स्टडी ऑफ अबनॉर्मेलिटी हमें इस तरफ लेके जाता है कि किस तरह से नॉर्मल डेवलपमेंट करवाई जा सकती है दोबारा ऑर्गेनिज्म की। मतलब कॉजेज पढ़ेंगे तो हम उसको ठीक करने का तरीका पढ़ सकते हैं ना। तो ये दोनों चीज़ें आपने इसमें लिखनी है। मैथमेटिकल मॉडलिंग, तो इसमें हमारे पास एक ऐसी अप्रोच आ जाती है जिसमें हम लोग किसी भी डेवलपमेंटल फिनोमिना को टर्म्स ऑफ इक्वेशन की फॉर्म में एक्सप्लेन कर सकते हैं। कुछ ऐसे फिनोमिना है जैसे कि पेडिग्रीज हो गई, ठीक है, उनको बनाते हैं तो हम उसमें मैथमेटिकल फॉर्म्स यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसमें आपने इसको लिख देना है जी। नेक्स्ट हमारा यहाँ से कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है, सिर्फ मोड्स ऑफ आपसे पूछे जा रहे हैं, मोड्स ऑफ कमिटमेंट पूछे जा रहे हैं, तो वो यहाँ पे MCQ है। और नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाता है, अभी ये लेटेस्ट क्वेश्चन आया, ठीक है, द इनहेरिटेंस ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स। साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स का मतलब है साइटोप्लाज्मिक सेल जो कि डिटर्मिन क्या करेंगे, सेल की फेट। तो इसमें वो कहता है कि ए अगर तो साइटोप्लाज्म की एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हो गई है, मतलब साइटोप्लाज्म है सेल में, फॉर एग्जाम्पल ये सेल है, इसमें सेल की साइटोप्लाज्म में किसी एक तरफ वो डिटर्मिनेंट्स चले गए जिसने फेट बनानी है, तो जाहिर बात है इस जगह पे जहाँ पे वो डिटर्मिनेंट्स हैं जिन्होंने फेट डिटर्मिन करनी है, तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज अलग होंगी, यहाँ पे सेल की डेवलपमेंट अलग होगी, और जिस तरफ डिटर्मिनेंट्स गए ही नहीं है उस तरफ हमारी डेवलपमेंट नहीं होगी। तो यहाँ पे नीचे उसने इसको एक्सप्लेन किया है, एक एग्जाम्पल उसने दी है
यहाँ से आप देखें कि एक मदर है, ठीक है, उसमें जो डिटर्मिनेंट्स हैं वो एसिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, तो डॉटर सेल में से किसी एक डॉटर सेल के पास ही वो सिर्फ उसकी क्वालिटीज जाएंगी। तो ये क्वेश्चन आगे से नहीं आ रहा, ठीक है, इस पॉइंट में से क्वेश्चन नहीं आ रहा। मैंने सिर्फ कोशिश की है कि उन क्वेश्चंस को ही डिस्क्राइब करूँ इस वीडियो में जो कि आपके पेपर में करंट पेपर्स में मतलब रिवाइज हो रहे हैं, ठीक है, रिपीट हो रहे हैं, तो उनको आप मेरे साथ रिवाइज करते चलें। अब जी मोड्स ऑफ कमिटमेंट आ रहा है, 3 बेसिक मोड्स ऑफ कमिटमेंट है, ठीक है, ऑटोनोमस है, कंडीशनल है और सिंक्शियल है। तीनों में से सेपरेट क्वेश्चंस भी आ रहे हैं और एक इकट्ठा लॉन्ग क्वेश्चन भी आ रहा है। तो ऑटोनोमस हमारे पास स्पेसिफिकेशन क्या कहलाती है? मोस्टली ये इन्वर्टिब्रेट्स में पाई जाती है, ठीक है। इसमें लार्ज स्केल एम्ब्रियोनिक सेल माइग्रेशन होती है, मतलब एम्ब्रियोनिक सेल जो वो ज़्यादा माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। मोज़ेक डेवलपमेंट किसको कहते हैं? ऐसी डेवलपमेंट को मोज़ेक डेवलपमेंट कहते हैं जिसमें सेल्स कैन नॉट चेंज फेथ इफ अ ब्लास्टोमेर लॉस्ट। अब ये क्या यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है, इसको मैं आगे जाके आपको डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ। इसके बाद इसमें इनवेरिएंट क्लीवेज पाई जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से जो सेम लाइनेज इन द सेम एम्ब्रियो ऑफ द स्पीशीज में एक तरह की ही डेवलपमेंटल लाइनेज आती है। आगे जी कंडीशनल स्पेसिफिकेशन, यहाँ पे ये शॉर्ट एक्सप्लेन किया गया, नेक्स्ट इसमें लॉन्ग भी एक्सप्लेन किया गया। तो जो पॉइंट्स हैं वो आपको तब समझ आएंगे जब हम लॉन्ग वाले टॉपिक पे जाकर इसको मैं आपको एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करूंगी। उसके बाद ये है जी कंडीशनल स्पेसिफिकेशन, तो वो हमारे पास वर्टिब्रेट है और फ्यू इनवर्टिब्रेट में पाई जाती है। इसमें जो स्पेसिफिकेशन है वो इंट्रैक्शन से होती है जो नेबर सेल्स होते हैं, ठीक है, तो ये एमसीक्यू भी यहाँ पे आ रहा है। एक रिलेटिव पोजीशन इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद जो इनवेरिएंट फेज असाइनमेंट यहाँ पे नहीं होती। इनवेरिएंट किसकी एग्जांपल है? जो हमने पहले पीछे ऑटोनॉमस पढ़ी है। रीअरेंजमेंट सेल ज़्यादा यहाँ पे होती है और यहाँ पे एक जो डेवलपमेंट है वो रेगुलेटिव है। ऊपर जो हमारी डेवलपमेंट थी वो डिटर्मिनेटिव थी, जिसमें सेल फेज चेंज नहीं होता, लेकिन रेगुलेटिव में चेंज हो जाता है। तो ये दोनों में फ़र्क आ गया। उसके बाद यहाँ पे सिंक्शियल है, तो ये ज़्यादा इंसेक्ट्स में पाई जाती है। इसमें ज़्यादातर जो इंट्रैक्शन है साइटोप्लाज्मिक रीजन का और ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है, सेलुलर ऑफ द ब्लास्टोड्रम के साथ। तो इसके बाद हम ज़रा आगे चलकर ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन को एक दफ़ा देख लेते हैं कि जो इसने लाइन लिखी है कि डेवलपमेंट इसमें डिटर्मिनेटिव होती है, उसका मतलब क्या है। अब क्या किया जी, छाबड़े एक हमारे पास साइंटिस्ट था, उसने क्या किया कि ब्लास्टोपोर रिमूव कर दी, ठीक है, लार्वल टिश्यू की। ब्लास्टोमेयर जो यहाँ पे बनती है, एक लेयर बनती है सेल्स की, उसने इसको रिमूव कर दिया। तो उसने कहा कि होता क्या कि जब एम्ब्रियो में से ब्लास्टोमेयर को रिमूव कर दिया गया तो एम्ब्रियो ने ब्लास्टोमेयर की वजह से जो करेक्टरिस्टिक डिवेल्प करने थे वो नहीं कर सका, ठीक है। लेकिन जो ब्लास्टोमेयर रिमूव हुई थी उसने एम्ब्रियो वाले सारे करेक्टर्स यानी कि सेल वाले सारे करेक्टर्स डिवेलप कर लिए। तो ये आपने लिखना है कि 8 सेल ट्यूनिकेट एम्ब्रियो था वो, उसमें से जब मीजोडर्म को ब्लास्टोडर्म को रिमूव किया गया तो एम्ब्रियो लैक दो स्ट्रक्चर्स नॉर्मली जो डिवेलप होने थे। लेकिन उसके ऑपोजिट साइड पे ब्लास्टोमेयर ने वो अपना सारा ब्लास्टोमेयर ने अपने वो सारे के सारे एंजाइम पूरे कर लिए जो कि उसने किसी एम्ब्रियो के साथ अटैच रह के करने थे। नेक्स्ट हमारे पास कंडीशन स्पेसिफिकेशन में एक वर्ड उसने यूज़ किया रेगुलेशन का, ठीक है, रेगुलेटिव डेवलपमेंट होती है। इसमें क्या है कि दोनों, अगर किसी एम्ब्रियो में से ब्लास्टोमेयर को रिमूव कर लिया गया, ठीक है, तो क्या होगा कि यहाँ से ये जो सेल हैं ये भी ब्लास्टोमेयर के अकॉर्डिंग उसको रेगुलेट कर लेंगे अपने सारे फंक्शंस को, और ब्लास्टोमेयर भी एम्ब्रियो वाले सारे फंक्शंस को रेगुलेट कर लेगा। दोनों दोनों अपने पार्ट जो मिसिंग हुए हैं उनको दोबारा रेगुलेट कर सकते हैं, बना सकते हैं, एबिलिटी इनमें होती है। इसको हम कहते हैं रेगुलेटिव डेवलपमेंट। इस एग्जाम्पल में उसने डायग्राम में इसकी एक्सप्लेन किया तो हमें डायग्राम नहीं करनी है। जी रेगुलेटिव हो चुकी है। उसके बाद इसने कहा कि इसमें एक एग्जांपल आप ट्विन्स की भी ले सकते हैं। तो एम्ब्रियो एक होता है, ठीक है, उसने क्लीवेज के दौरान डिवाइड हो जाना होता है, तो दोनों एम्ब्रियो जो होते हैं दोनों आइडेंटिकल ट्विन्स में अपनी अपनी सारी क्वालिटीज रिटेन कर लेते हैं, बना लेते हैं। तो ये भी एक अच्छी एग्जांपल हो सकती है। सिंक्शियल स्पेसिफिकेशन एक ऐसा हमारे पास आ जाता है न्यूक्लियस, जिस ऐसा साइटोप्लाज्म जिसमें बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं उसको हम सिंक्शियम कहते हैं, ठीक है। तो ये ज़्यादातर किसमें पाई जाती है? इंसेक्ट में पाई जाती है। इसमें साइटोप्लाज्म यूनिफॉर्म नहीं होता। यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आ रहा है, वो है बाइकॉइड का और नैनोस का, ठीक है। अगर आपसे एक क्वेश्चन किया जाता है कि डिफाइन दी बाइकॉइड एंड नैनोस, तो वो आप यहाँ से लिखेंगे और नेक्स्ट मैं पॉइंट में आपको बताऊंगी कि इसके अलावा जो क्वेश्चन आ रहा है। द इंटीरियर एग साइटोप्लाज्म बना लेता है क्या? इसके पास mRNA है। mRNA का काम क्या होता है? प्रोटीन बनाने का। तो जो प्रोटीन यहाँ पे बन रही है उसका नाम क्या है? बाइकॉइड। हमारे पास साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म का इंटीरियर रीजन है यानी कि सामने वाला पहला, उसमें mRNA है जो कि इनकोड करेगा प्रोटीन को।
पोस्टीरियर रीजन है साइटोप्लाज्म में पीछे वाला, और वो उसके बाद भी mRNA इनकोड कर रहा है प्रोटीन, उसका नाम है नैनोस। अब यहाँ पे वो पूछ रहा है कि रोल ऑफ द बाइकॉइड एंड नैनोस इन दी सिंकशीव स्पेसिफिकेशन, तो रोल ये है, ठीक है। अब बच्चे क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे ये जो आपको 2 पॉइंट लिखवाए जा रहे हैं वो रोल में भी लिख के आ रहे हैं। यहाँ के क्वेश्चन अगर आता है कि व्हाट इज नैनोस एंड बाइकॉइड, तो आप वो लिखेंगे। अगर रोल पूछा जा रहा है तो आपने इसको यहाँ से एक्सप्लेन करना स्टार्ट करना है। अब होता क्या है कि अगर हाई अमाउंट ऑफ बाइकॉइड है किधर, न्यूक्लियर में, ठीक है, और लिटिल नैनोज है, तो हमारे पास जो रीजन आएगा वो हेड होगा, ठीक है, प्रोड्यूस करेंगे हेड को। जैसे जैसे ही बाइकॉइड की कंसंट्रेशन लो होती जाएगी और अमाउंट ऑफ नैनोज थोड़ी सी ज़्यादा होती जाएगी, तो हमने ऊपर से बॉडी के पार्ट्स को नीचे लेके आना है। फॉर एग्जांपल ऊपर हमने सबसे पहले हेड का है, तो अमाउंट ऑफ बाइकॉइड ज़्यादा है, स्लाइटली लेस बाइकॉइड है, अमाउंट ऑफ नैनो स्मॉल है, ठीक है, वो भी थोड़ी सी लिटिल से ज़्यादा हो चुकी है, तो थोरेक्स है, तो थोरेक्स हेड के बाद ही आता है। अब मैंने आपको कहा है कि बॉडी के पोर्शन को नीचे लेके जाना है और बाइकॉइड को भी कम करते जाना है, तो नो बाइकॉइड है और ज़्यादा नैनोज है, तो यहाँ पे हमारे पास अब्डोमिनल स्ट्रक्चर बनेगा, थोरेक्स के बाद हमारे पास अब्डोमिनल स्ट्रक्चर आता है। तो इस तरह से आप इसको लर्न करने में आपके लिए आसानी हो सकती है। जी आगे फिर दोबारा से जर्म लेयर्स को बताया गया, तो वो जो जर्म लेयर का टॉपिक अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप यहाँ से भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कार्ल बोन बेयर प्रिंसिपल, क्या वो कहते हैं कि जर्नल फीचर्स हमारे पास जो लार्ज ग्रुप एनिमल्स के होते हैं वो जल्दी बन जाते हैं एम्ब्रियो में, जबकि स्पेशलाइज्ड फीचर्स ऑफ स्मॉलर ग्रुप यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो वेल डेवलप्ड नहीं है, ठीक है, उसमें स्पेशलाइज्ड फीचर्स बाद में बनते हैं। इसमें जर्नल भी पहले बन जाते हैं, हालांकि इसमें स्पेशलाइज्ड भी लेट बनते हैं, ठीक है। दूसरा वो कह रहा है कि अर्ली एम्ब्रियो ऑफ हायर एनिमल, अर्ली एम्ब्रियो यहाँ पे, ठीक है, हायर एनिमल, और एक तरफ अडल्ट ऑफ लोअर एनिमल, तो वो दोनों के इक्वल नहीं हो सकता। और ये बात एक कॉमन सेंस की भी बात है कि अर्ली एम्ब्रियो हायर एनिमल का और अडल्ट ऑफ द लोअर एनिमल एक जैसा नहीं हो सकता। अच्छा, दूसरा इसने यहाँ पे एक मैं प्रिंसिपल में एडिशन करना चाहूँगी, कार्व और बेन्स प्रिंसिपल में आप ये भी लिख सकते हैं कि इसने होमोलोगस ऑर्गन को स्टडी करके बताया था कि वो एनिमल्स जो कि आपस में होमोलॉजी रखते हैं, ठीक है, वो एक एंसेस्टर से बिलोंग करते हैं, तो उनमें आपस में एनाटॉमिकली ज़्यादा आप कह लें कि एक दूसरे से मिलते जुलते होंगे, सही। और ऐसे एनिमल्स जिनमें ज़्यादा गैप आता चला जाएगा वो आपस में मिलते जुलते नहीं होंगे, तो आप इसको यहाँ से एक्सप्लेन कर सकते हैं कार्डबोर्ड ब्रेन प्रिंसिपल को। होमोलोगस एनालोगस की अगर डेफिनेशन आती है तो वो आप बताएंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आ रहा है सिंड्रोम का। सिंड्रोम हमारे पास डेवलपमेंटल अबनॉर्मेलिटीज़ हैं जो रन टुगेदर, मतलब रन टुगेदर है कि अगर एक इसमें अबनॉर्मेलिटी है तो दूसरी ऑटोमेटिकली इसमें डेवलप हो जाएगी। उसके बाद एलोमेट्री का क्वेश्चन आ रहा है कि ड्रामेटिक चेंजेस किसी वजह से आती हैं, तो एलोमेट्रिक ग्रोथ की वजह से हमारे पास ड्रामेटिक चेंजेस आती हैं। क्लीवेज आपने बताना है कि माइटोटिक डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन ऑफ द जाइगोट, और ये एम्ब्रियो हम कहते हैं क्लीवेज, और क्लीवेज के बाद बनने वाला जो हमारे पास लेयर होती है उसको ब्लास्टोमेर लेयर कहते हैं, और ये ब्लास्टूला हमारे पास बन जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पोर्शन आता है गैस्ट्रोलेशन का है, लेकिन आपने एक मेरी बात हमेशा याद रखनी है कि सिर्फ डिवीजन का जो वर्ड है वो सिर्फ क्लीवेज में यूज़ करना है। अगर आपने गैस्ट्रोलेशन में, ऑर्गेनोजेनेसिस में या फिर स्पर्मेटोजेनेसिस में कहीं पे भी आपने अगर डिवीजन का वर्ड यूज़ किया तो वहीं पे सारा कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा, क्योंकि डिवीजन सिर्फ क्लीवेज में होती है, बाकी हर जगह पे रीअरेंजमेंट का वर्ड आपको कहीं नजर आएगा, अरेंजमेंट का वर्ड यहाँ पे, या आपको एपीबोली वर्ड यहाँ पे यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो सिर्फ आपने डिवीजन यहाँ पे यूज़ करना है, बाकी आपने अरेंजमेंट करवानी होती है सेल्स को। तो गैस्ट्रोलेशन आ जाती है, इसमें गैस्ट्रूला बनता है। उसके बाद जर्म लेयर्स का अगेन वहीं पे आ गया टॉपिक जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ऑर्गेनोजेनेसिस क्या होती है जी, तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ऑर्गेनोजेनेसिस, सेल इंटरेक्ट विद वन अनदर एंड रीअरेंज। देखिए यहाँ पे भी रीअरेंज का वर्ड आया है, आपने कहीं भी डिवीजन का वर्ड यहाँ पे यूज़ नहीं करना, ठीक है। तो आपस में रीअरेंज होते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं। तो आप यहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते हैं कि एक्टोडर्म से हमारे पास स्किन बनती है, इनर लेयर ऑफ द एक्टोडर्म, इनर लेयर ऑफ द डर्मिस हमारे पास मीरोडर्म से बनती है। तो यहाँ पे ये इस किस्म के आप एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाता है वो है जर्म सेल्स। अब ये बात आपने यहाँ पे बड़े ध्यान से सुननी है कि ऐसे हमारे पास इन मैनी स्पीशीज स्पेशलाइज्ड पोर्शन ऑफ एग साइटोप्लाज्म गिव राइज टू द सेल्स दैट आर प्रीकर्सर्स ऑफ द गैमेट्स। अब दो बातें यहाँ पे, एक तो प्रीकर्सर सेल्स हैं, ठीक है,
और एक गैमेट्स है, दोनों मिलके जर्म सेल्स बनाते हैं। तो यहाँ पे बात क्या हुई, गैमेट्स तो हमें पता है कि स्पर्म्स और साथ में हमारे पास एग है। तो प्रीकर्सर सेल्स क्या है, प्रीकर्सर सेल्स वो सेल्स हैं जो कि इनको बनाने में हेल्प करेंगे, जैसे कि ओवोसाइट्स से हमारे पास ओवम बनते हैं और स्पर्मेटोसाइट से हमारे पास स्पर्म बनते हैं। तो ये सारा कलेक्टिवली हमारे पास जर्म सेल्स कहलाता है। तो आपने देखना है कि क्वेश्चन आपको गैमेट्स का आ रहा है या जर्म सेल्स का आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको डिस्क्राइब करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन है जी सोमैटिक सेल का, जो बॉडी में जर्म सेल्स के अलावा जितने भी सेल्स हैं वो उसको सोमैटिक सेल्स कहते हैं। 5 मार्क्स का यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है। 3 डिफरेंस मैं आपको बता देती हूँ, 3 डिफरेंस आप खुद से लिखकर इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। सबसे पहले बात है क्रोमोसोम नंबर, यहाँ पे 21 होता है, ठीक है। यहाँ पे हमें पता है कि जो जर्म सेल्स होते हैं उसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है। यहाँ पे जो डिवीजन होती है वो माइटोटिक डिवीजन है, ठीक है। अब यहाँ पे मियोसिस पाई जाती है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट हमारे पास है इसमें डिफरेंस के, यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है अगर किसी भी मटेरियल को ट्रांसफर करना है, और ऊपर जर्म वाले सेल में हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो इन्वॉल्व होते हैं। तो 3 डिफरेंस मैंने आपको बता दिए। सोमैटिक सेल में आप एग्जांपल दे सकती हैं कि सेल्स ऑफ द ब्लड और या बॉडी सेल या स्किन के सेल, और यहाँ पे सिर्फ एक सिंपल यहाँ पे एग्जांपल आती है, वो है एग और स्पर्म की। तो ये 4 डिफरेंस मैंने आपको बता दिए, एक दो आप खुद लिख के 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। आगे हमारे पास आ जाता है गेमेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ द गेमेट इज कॉल्ड एज गेमेटोजेनेसिस। जी नेक्स्ट एक क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे हमारे पास के फ्रॉग का लाइफ साइकिल बताएं। तो मार्क्स के अकॉर्डिंग हमने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले हमने ये देखना है कि जी फ्रॉग में एम्फीबियन से टर्स्टेरियल इन्वायरमेंट की तरफ आने के लिए जो चेंजेस आए हैं वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या है कि किस तरह से जो फ्रॉग है वो मेटामॉर्फिकली चेंज होता है, क्योंकि लार्वल जो स्टेज है वो एम्फीबियन की तरफ होती है, ठीक है। और उसके बाद जो अडल्ट फ्रॉग है वो टर्स्टेरियल इन्वायरमेंट में भी रहता है। तो दोनों आप बताएंगे। तो होता क्या है, हमारे पास की जो पेडल टेल है वो खत्म हो जाती है और हाइंड लिम्स और फोर लिम्स यानी कि आगे के 2 बाजू और पीछे के बाजू बन जाते हैं। गिल्स रिग्रेस कम हो जाते हैं और लंग्स इनलार्ज हो जाते हैं। और हॉर्नी टीथ यानी कि जो टीथ की शेप है वो चेंज हो जाएगी और वो माउथ और जॉज में कन्वर्ट हो जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन जो कि हर्बीवोर्स की एक क्वालिटी है वो खत्म हो जाएगी, और यहाँ पे कार्निवोर्स की वजह से शॉर्ट इंटेस्टाइन आ जाएगी, लार्ज इंटेस्टाइन शॉर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट इसमें आ जाता है कि जो मेटामॉर्फोसिस है वो उसका ताल्लुक किससे होता है, इन्वायरमेंटल प्रेशर से होता है, ठीक है। किस तरह का इन्वायरमेंट है जी, यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक आ रहा है वेजिटल हेमिस्फीयर, और दूसरा आपको क्वेश्चन आ सकता है एनिमल हेमिस्फीयर का। वेजिटल पोर्शन वो पोर्शन होता है जिसमें योग ज़्यादा प्रेजेंट होती है, ठीक है, ज़्यादा अमाउंट में, और ये नीचे वाला पोर्शन होता है, ठीक है। मैंने आपको ये बहुत दफ़ा बता दिया हुआ है कि वेजिटल पोल हमारे पास वो पोल होता है जिसमें ज़्यादातर योग प्रेजेंट होती है। ज़्यादा योग प्रेजेंट की वजह से ये स्लोली डिवाइड करते हैं, ठीक है। और एनिमल हेमिस्फीयर हमारे पास कौन सा स्फीयर जिसमें योग कम प्रेजेंट होती है, जल्दी डिवाइड करेंगे, ऊपर वाला हमारा पोर्शन होगा। तो दोनों को ये वाले पैराग्राफ में अगेन वही बात एक्सप्लेन की गई है। अब यहाँ पे लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग है, तो इसको थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे कि कौन सा हार्मोन है जो कि यौक के प्रोटीन को रिलीज करवाने में हेल्प करता है। तो वो एस्ट्रोजन है। एस्ट्रोजन सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होगा, और पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होगा किस तरह जाएगा, ओवरी में, ठीक है। काम इसने ओवरी में करना है, रिलीज इसने पिट्यूटरी ग्लैंड से होना है। तो एस्ट्रोजन देखते हैं क्या करता है जी। तो एस्ट्रोजन क्या करता है कि वो सबसे पहले लिवर को स्टिम्युलेट करता है कि वो यौक के प्रोटीन को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दे, ठीक है। तो जैसे ही लिवर उसके योग के प्रोटीन को स्टार्ट करेगा, वो योग को ट्रांसपोर्ट कर देगा किस तरफ, बॉटम पोर्शन की तरफ। मैंने आपको बताया कि नीचे वाला जो पोर्शन होता है वहीं पे हमेशा योग प्रेजेंट होती है, क्योंकि हैवी होती है, नीचे होती है। और उसके बाद इस पोल को फिर हम कौन सा पोल कहते हैं, वेजिटल पोल कहते हैं। और जहाँ पे योग कम है वो उस पोल को हम एनिमल पोल कहते हैं। साथ में साथ आपने रिवाइज करते जाना है। उसके बाद ये दूसरा हार्मोन जो रिलीज होता है वो प्रोजेस्टेरॉन है। अब क्वेश्चन यहाँ पे क्या आ रहा है, ऐसे हार्मोन का नाम बताएं जो कि मियोटिक डिवीजन को स्टिम्युलेट करने में हेल्प करता है। ये क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने बहुत ध्यान से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है कि क्या उसने मियोटिक डिवीजन पूछा है या माइटोटिक। अगर माइटोटिक पूछा गया है तो वो नेक्स्ट जो हमारे टॉपिक है उसमें MTF एक हार्मोन है, ठीक है, वो माइटोटिक है, ठीक है, और ये मियोटिक है। तो आपने दोनों में फर्क देख के इसको अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन को। तो जी प्रोजेस्टेरॉन है, उसने क्या करना है कि फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के बाद हमारे पास जो डिवीजन है वो फ्रीज हो जाती है, तो उसने सेकेंड डिवीजन तक इसको लेके जाना ताकि क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो सके गैमेट्स में। तो अगर आपने इस क्वेश्चन में कहीं पे भी माइटोटिक वर्ड यूज कर दिया तो सारा कॉन्सेप्ट
गलत हो जाएगा, तो आपने मियोसिस ही लिखना है, ठीक है। उसके बाद जी नेक्स्ट जर्नल बातें हैं वो आप खुद भी पढ़ सकते हैं कि किस तरह से फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है, ये वो सही बातें। और आगे अब चलते हैं जी, फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होता है, म्योटिक डिवीजन सेकेंड जब हो जाती है तो दोनों जो न्यूक्लियस होते हैं, जो उसका स्पर्म और एग दोनों का न्यूक्लियस प्रो न्यूक्लियस कहलाता है, दोनों में नंबर हाफ होता है और आपस में ये मिलकर डिप्लॉयड जाइगोट बना देते हैं जिसमें क्रोमोसोम नंबर अगेन 2n हो जाता है। उसके बाद सेकेंड स्टेप हमें क्या कहता है कि फर्टिलाइजेशन कहा दी साइटोप्लाज्म टू मूव, ठीक है, साइटोप्लाज्म ने अपनी सही वाली पोर्शन पे मूव कर जाना ताकि क्लीवेज स्टार्ट हो सके। उसके बाद नेक्स्ट है कि क्लीवेज बिगिन करवानी है आपने, क्लीवेज होगी तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो दोनों जो हमारे पास एग और स्पर्म है वो ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद आपने क्लीवेज के बाद जो सबसे पहले बनाना है वो आप ब्लास्टोडर्म बनाते हैं, ठीक है, उसमें जो कैविटी बनती है उसको ब्लास्टोसील कैविटी कहते हैं और इस जगह पे हमारा जो एम्ब्रियो है उसको ब्लास्टूला कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लास्टोसील का अलग से भी क्वेश्चन आ रहा है, तो इसको आपने अटेम्प्ट करना है जी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है फेज गैस्ट्रुलेशन फेज। गैस्ट्रुलेशन में हमारे पास क्या होता है कि 180 डिग्री ऑपोजिट जहाँ पे स्पर्म अटैच हुआ है उसके ऑपोजिट साइड पे हमारे पास एक डिम्पल यानी कि ब्लास्टोपोर बनता है। फॉर एग्जांपल यूं करके एक इमेजिनेशन बनना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। सेल माइग्रेट करेंगे अंदर वाली साइड को और यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, दी सेल बिकम दी डोर्सल मीजोडर्म बनाने में हेल्प करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो माइग्रेशन होगी उससे लेटरल और वेंट्रल मीजोडर्म सेल बनेंगे। उसके बाद जो बाहर वाली सेल होगी उसको हम एक्टोडर्म कहेंगे। वेजिटल हेमिस्फीयर कहाँ से बनती है, एंडोडर्म से बनती है, तो ये बातें आपने इसमें लिख देनी है। नेक्स्ट आ जाता है कि अ रोड ऑफ द मेसोडर्मल सेल ऑफ द मोस्ट ऑफ द डोर्सल पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियो, और यहाँ पे एम्ब्रियो न्यूरोला कहलाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशन होनी है। प्रीकर्सर सेल्स कौन से सेल्स हैं, न्यूरल सेल्स। न्यूरल सेल्स आपस में इसको इलोंगेट करेंगे, स्ट्रेच होंगे, फोल्ड होंगे और मिलके बना देंगे न्यूरल ट्यूब। यहाँ पे आप इसको देख भी सकते हैं। न्यूरल ट्यूब के साइड पे हमारे पास सोमाइट सेल प्रेजेंट होंगे, ठीक है, और इसके नीचे हमारे पास नोटोकॉट का रीजन होगा। सोमाइट सेल्स कौन से सेल्स होते हैं जो कि आगे जाके स्पाइन एंड डर्मस और इनर पोर्शन ऑफ द स्किन बनाने में, सोमा वर्ड किस चीज़ को एक्सप्लेन करता है, बॉडी को, ठीक है, तो यहाँ से आप इसको बता सकते हैं। टेडपोल, अब अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन दी लार्वा, तो लार्वा में आप टेडपोल की एग्जांपल देके बता सकते हैं कि एम्ब्रियो इतना डेवलप कर जाए कि माउथ और एनस बन जाए, तो इस स्ट्रक्चर को हम लार्वल स्ट्रक्चर कहते हैं। ये नहीं आपने सिर्फ बताना कि जो सबसे पहली वाली स्टेज होती है इमेच्योर स्टेज होती है, जब तक वहाँ पे आप माउथ और एनस का जिक्र नहीं करेंगे आपका लार्वल की डेफिनेशन कंप्लीट नहीं होगी। तो टेडपोल लार्वा के बारे में आप बताएंगे। उसके बाद ही नेक्स्ट आ जाता है, यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है कि सेटिब्यूरिया के बारे में बताएं कि उसके स्ट्रक्चर का नाम क्या है, कैप है, स्टॉक है और राइजोइड है, तो ये आप बताएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है 2 मार्क्स का जी। नेक्स्ट हम चलते हैं, ये सारा बहुत इजी सा एक्सपेरिमेंट है लेकिन ये पेपर में नहीं आपको आ रहा तो इसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रही, अदरवाइज मैं आपको रोल ऑफ न्यूक्लियस यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकती थी, ठीक है। नेक्स्ट ये आपसे पूछा जा रहा है कि सेक्स क्या होता है, उसमें आपने बताना है कम्बिनेशन, द कंबाइनिंग ऑफ जीन इज कॉल्ड एज सेक्स, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन कब होती है, रिप्रोडक्शन में सिर्फ हमने कैरेक्टरिस्टिक को ट्रांसफर करना होता है, इसमें ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे दो मतलब डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व हों, ठीक है, तो ये आपने बताना है। उसके बाद आप बता सकते हैं कि रिप्रोडक्शन तो फिर एसेक्सुअल भी हो सकती है जैसे कि हाइड्रा में बर्ड्स के थ्रू होती है, और बट सेक्स अगर इसके अलावा उसने कहा है कि रिप्रोडक्शन का एक फिनोमिना ये कि सेक्स के लिए भी बनाया जा सकता है, सेक्स का फिनोमिना ये है, फिशन से भी सेक्स हो सकती है और ये कॉन्जुगेशन से भी हो सकती है। तो जी सारा ये आपको आगे से पैरामीशियम का एक्सप्लेन क्वेश्चन नहीं किया गया तो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही, अदरवाइज ये कॉन्जुगेशन बताएगी है पैरामीशियम में, ठीक है। तो ये नेक्स्ट यहाँ से भी सिर्फ 1-2 MCQ आ रहा है कि प्लस माइनस होना ज़रूरी है, ठीक है, उसके साइटोप्लाज्म को, ताकि दोनों को साइटोप्लाज्म आपस में जुड़ जाएं, किसमें, ये क्लेमाइडोमोनास में, और इसमें भी क्वेश्चन नहीं आ रहा तो हम इसको तरफ स्किप करते हैं, लेकिन MCQs हैं इस टॉपिक में से जी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि वो पूछ रहा है कि मेटल्स 1 की 3 मेजर ब्रांचेस बताएं। 3 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है। पहला डिप्लोप्लास्ट है। डिप्लोप्लास्ट कौन से एनिमल होते हैं जिसमें डिप्लो डाई 2 इसके पास लेयर्स होती हैं, इसके पास मीजोडर्म एब्सेंट होती है, सिर्फ एक्टो और एंडोडर्म प्रेजेंट होगी, मीजोडर्म सेंटर वाली डर्म इसमें एब्सेंट होगी। प्रोटोस्टोम कौन से हैं, प्रोटोस्टोम्स हमारे पास ऐसे आप कह सकते हैं एनिमल्स आ जाते हैं जिसमें पहले माउथ का पोर्शन अराइज होता है ब्लास्टोपोर से। ब्लास्टोपोर्स किसकी फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होती है, माउथ बनाने में। ड्यूट्रोस्टोम्स आर दोज एनिमल्स इन विच द ब्लास्टोपोर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ एनस। आप इसको इस तरह भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एनस से पहले इसमें माउथ बनेगा और इसमें माउथ से पहले एनस बनेगी। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है।
जी आगे जी प्रोटोस्टॉर्म्स को इसने एक्सप्लेन की है और ये यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा। ड्यूटरोस्टॉर्म के बारे में मैंने आपको बता दी है जी। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। अब आगे एडहेरेंस और सेल एडहेशन। वर्ड क्या शो कर रहा है? कैल्शियम से रिलेटेड एडहेशन। ठीक है, ऐसे बहुत सारे सेल्स होते हैं जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ सेल एडहेशन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं सेल्स के पास। इनकी डिफरेंट अमाउंट प्रेजेंट होती है। हम एक खास तौर पे बात कर रहे हैं कि ऐसा एडहेशन मॉलिक्यूल जो कि कैल्शियम डिपेंडेंट है। ठीक है, अब ये क्या करता है कि एक से दूसरे सेल को आपस में जोड़ने में हेल्प करता है और इसके दौरान अगर वो कोई खास प्रोटीन के साथ जुड़ता है तो उसको उस प्रोटीन का नाम कैटेनिन प्रोटीन है। कैडहेरिन क्या काम करता है कि दो सेल के कैडहेरिन, आपने ये इंट्रा सेलुलर नहीं, ये इंटर सेलुलर है। ठीक है, दो डिफरेंट सेल आपस में जुड़ेंगे कैडहेरिन्स के थ्रू, मॉलिक्यूल्स के थ्रू जो कि कैल्शियम डिपेंडेंट हैं। अब इस एग्जाम्पल उसने ये यहाँ पे दिए, मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल दूंगी और आपको इसका फंक्शन समझ आ जाएगा। वो ये है कि अगर आप अपनी स्किन को पुल करें तो क्या पुल पुल करते आप उसको खींच के उतार सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो उसकी रीजन क्या है कि कैडहेरिन जो है वो कैटेनिन के साथ जुड़ा हुआ है, एपिथेलियल सेल को उसने बहुत अच्छे से जोड़ के रखा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ से कंप्लीट। आगे टाइप्स आ जाती हैं। तो ई कैडहेरिन एपिथेलियल, जो कि एपिथेलियल के साथ सिर्फ जुड़े होंगे। ऐसे कैडहेरिन जो कि प्लेसेंटा को किसके साथ जोड़ के रखते हैं? यूट्राइन वॉल के साथ जोड़ के रखते हैं, तो फिर एडहेशन का ही काम आ रहा है। उसके बाद न्यूरल कैडहेरिन्स है, ये न्यूरल टिश्यूज बनाने में काम करते हैं जब ई कैडहेरिन का फंक्शन खत्म हो जाए तब। नेक्स्ट हमारे पास प्रोटो कैडहेरिन्स है। ये नॉर्मल जो क्लासिक कैडहेरिन्स है उससे ज़रा फ़र्क होता है क्योंकि इसमें एडहेशन का काम करने की बजाय दूसरा काम करना होता है। ऐसी जगह पे प्रेजेंट होता है जहाँ पे एडहेशन खत्म हो चुकी होती है। प्रोटो कैडहेरिन्स हैव बीन फाउंड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट इन सेपरेटिंग द नोटोकॉर फ्रॉम द अदर मेसोडर्मल टिश्यूज। ठीक है, तो इसने सेपरेशन का काम करना है, इसलिए इसको कहा गया कि ये उससे फ़र्क है जी। तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है टॉपिक, ये सारा इसमें से कुछ भी नहीं आ रहा। डेवलपमेंटल जेनेटिक्स की डेफिनेशन आप बताएंगे कि किस तरह से जेनेटिक्स को हम डेवलपमेंटल जेनेटिक्स की आप डेफिनेशन लिखेंगे और बताएंगे एंड द मेजर पैराडाइम्स ऑफ डेवलपमेंट जेनेटिक्स, डिफरेंट जीन एक्सप्रेशन ऑफ द सेम न्यूक्लियर डिस्टोरर। ये आप बताएंगे जी। आगे क्वेश्चन आ रहा है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन के। तो यहाँ पे किस तरह से सेवरल लेवल्स हैं जिसकी वजह से जीन एक्सप्रेशन, जीन को एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो जीन को एक्सप्रेस करने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या चीज़ होनी चाहिए? हमारे पास डिफरेंशियल जीन ट्रांसक्रिप्शन होनी चाहिए। तो ट्रांसक्रिप्शन होगी किसकी? आरएनए में क्या चीज़ कन्वर्ट होगी? न्यूक्लियर जीन। तो सिलेक्टिव न्यूक्लियर आरएनए को लेंगे और उसने ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व होना है और इन्वॉल्व होकर मैसेंजर आरएनए बनाना है। मैसेंजर आरएनए आगे ट्रांसलेशन में जाएगा और फिर ट्रांसलेशन होने के बाद वो प्रोटीन बनाएगा। तो यही हमारा वैसे भी नॉर्मल हम जब किसी जीन एक्सप्रेशन में पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम लोगों को आरएनए की ज़रूरत है। आरएनए आगे जाके मैसेंजर आरएनए बनाता है, मैसेंजर आरएनए ही ट्रांसलेशन के बाद प्रोटीन में कन्वर्ट होता है। तो आप वही चारों स्टेप जो कि ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन में आते हैं आप इसमें लिखेंगे और ये आपका क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से कुछ भी नहीं आ रहा है, ये सिर्फ एमसीक्यूज हैं। एक्सॉन इंट्रॉन के बारे में पूछा गया तो आप बता सकते हैं कि कोडिंग रीजन ऑफ डीएनए और नॉन कोडिंग रीजन डीएनए क्या कहलाते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है प्रोमोटर। प्रोमोटर क्या है कि ऐसी हमारे पास रीजन्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। ट्रांसक्रिप्शन के दौरान में हमें आरएनए पॉलीमरेज की ज़रूरत पड़ती है और जिस रीजन पे उसने बाइंड होना है वो बाइंड होगा तो ही प्रोटीन की फॉर्मेशन हो सकेगी। तो उसको हम प्रोमोटर कहते हैं। इन्हांसर क्या है? डीएनए सीक्वेंस जो एक्टिवेट करता है, प्रोमोटर के साथ जुड़ेगा और उसका जुड़ के एक्टिवेट हो जाएगा और एफिशिएंसी बताएगा कि किस तरह की ट्रांसक्रिप्शन होनी है। इसमें एग्जांपल आप दे सकते हैं कि ह्यूमन बी ग्लोबिन जीन हैज़ इन्हांसर एट 3 यूटीआर और इसके पास कितने बेस पेयर हैं वो आप बताएंगे जी। आगे अनट्रांसलेटेड रीजन के बारे में एक एमसीक्यू है कि किसको कहते हैं, लेकिन पोली ए टेल के बारे में शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है। तो ये क्या क्या काम करती है? एक तो स्टेबिलिटी इसकी बनाती है। ठीक है, उसके बाद एमआरएनए को न्यूक्लियस से एग्जिट करवाती है और उसके बाद परमिट द एमआरएनए ट्रांसलेट इनटू प्रोटीन। यहाँ से निकलेगा तो वो प्रोटीन बनाएगा ट्रांसलेट होने के बाद। तो ये तीनों काम पोली ए टेल। हम कहते हैं कि पोली ए टेल जब आ जाती है ट्रांसक्रिप्शन में तो वहीं पे ट्रांसक्रिप्शन रुक जाती है और सारा का सारा जो हमारे पास मैसेंजर आरएनए जो आगे यूज़ होना है ट्रांसलेशन में वो यूज़ होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे मॉड्यूलर, आप वैसे तो एमसीक्यू में है, क्वेश्चन मैंने नहीं देखा कोई भी करंट पेपर में, लेकिन आप उसको बता सकते हैं कि इस द कम्बिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, उसको हम मॉड्यूलर कहते हैं। और साइलेंसर हमारे पास ऐसे कुछ आप कह सकते हैं कि इन्हेंसर्स हैं जो कि ट्रांसक्रिप्शन की एक जगह पे तो वो जीन की ट्रांसक्रिप्शन करवा रहे हैं लेकिन दूसरी जगह पे वो किसी और जीन की ट्रांसक्रिप्शन को रोक सकते हैं। मतलब एक जीन की ट्रांसक्रिप्शन करवा रहे हैं
दूसरे कहीं पे वो उसको रोक भी सकते हैं किसी और जीन को, तो इसको साइलेंसर कहते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है जी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, ऐसे फैक्टर जो कि ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व होते हैं, उसको हमने पढ़ना है। तो जी 3 हमारे पास मेजर डोमेन्स हैं इनकी ट्रांसक्रिप्शन की। डीएनए बाइंडिंग डोमेन, इट रिकॉग्नाइज द पर्टिकुलर डीएनए सीक्वेंस, ठीक है, जिसको ट्रांसक्रिप्ट किया जाएगा। उसके बाद प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन यहाँ पे आ जाती है, अलाउ द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर टू एक्टिवली बी मॉड्यूलेटेड, और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हम इसको कहते हैं, ठीक है। ट्रांस एक्टिवेटिंग डोमेन, इट एक्टिवेट और सप्रेस, या एक्टिवेट करेगा, ये सप्रेस कर देगा ट्रांसक्रिप्शन को, जीन हुज प्रमोटर इनहेंसर, जिसके साथ ये फैक्टर्स जुड़ेंगे अगर तो वो किसी भी चीज़ को इन्हेंस कर तो इन्हेंस कर देंगे, अगर उसके साथ ऐसा प्रमोटर है जो कि सप्रेस करे तो वो सप्रेस कर देंगे। डिपेंड करता है कि इसके साथ जुड़ने वाले बाकी किस तरह के हैं, ठीक है, प्रमोटर या इन्हेंसर किस तरह के हैं। आगे से आप इसकी एग्जांपल देंगे, ये भी क्वेश्चन सेपरेट आ रहा है, ये क्वेश्चन भी सेपरेट आ रहा है, और ये क्वेश्चन भी सेपरेट आ रहा है। तो आप पहले इसकी एब्रीवेशन बताएंगे, उसके बाद बताएंगे कि ये किस चीज़ की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है। MITF PAX6 है तो वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है पेंक्रियाटिक डेवलपमेंट में, और 2 पोटेंशियल डीएनए बाइंडिंग डोमेन। और लेकिन ज़्यादातर जो MCQ है वो मेमेलियन आई के बारे में है और नर्वस सिस्टम के बारे में, क्योंकि जहाँ आगे आपके फाइनल टर्म में ये इसकी बात हुई है नर्वस सिस्टम की, तो वहाँ पे भी इसकी जिक्र है, इसलिए आप इसको नर्वस सिस्टम से याद रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। पेंक्रियाटिक एंड यूडिनल होमोबॉक्स आ जाता है जीन, और ये किस काम में इन्वॉल्व है, पेंक्रियाटिक रीजन है ऑफ एंडोडर्म को स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जी फर्टिलाइजेशन है, तो फर्टिलाइजेशन में 2 सेपरेट स्टेप हैं, एक तो इसमें सेक्स आ जाता है, दूसरा इसमें आ जाता है रिप्रोडक्शन। पहले कम्बिनेशन होगी, उसके बाद न्यू फॉर्मेशन होगी, तो ये आपको एक बात समझ आ गई है। अब इसमें कौन कौन से स्टेप हैं जो फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले कॉन्टैक्ट एंड किग्नेशन है स्पर्म और एग की, रिकॉग्नाइज होगा स्पर्म तो ही वो कॉन्टैक्ट में आएगा। रेगुलेशन ऑफ स्पर्म एंट्री ऑफ द एग, ऐसे कौन से हमने फिनोमिनाज करवाने हैं कि वो रेगुलेट करे स्पर्म की एंट्री को, उसको अलाउ करे। फ्यूजन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल होगा दोनों का, स्पर्म और एग आपस में अपना मटेरियल एक्सचेंज करेंगे, और एक्टिवेशन होगी एग मेटाबॉलिज्म की, तो उसके बाद डेवलपमेंट स्टार्ट होगी। जी यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा है, लिज़ेरो सब्लेज़ानी ने क्या किया था, इसने क्या किया था कि टोड के सीमन में से जब स्पर्म्स को रिमूव कर दिया तो वो फर्टिलाइज नहीं कर सके, इसलिए इसने बताया कि ये स्पर्म जो है वो पैरासाइट नहीं होते, बल्कि आप कह लें कि ऐसे एक्टिवेटर्स होते हैं जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन एक्टिव हो जाती है। तो ये रोल आ गया। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जी स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म। अच्छा जी इसमें एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, एक प्रोपल्शन सिस्टम है जो कि इसको मूव करने में हेल्प करता है। एंजाइमेटिक साइक, एंजाइम क्यों हमें चाहिए, ताकि वो एग की बाहर की लेयर को डीजनरेट करके उसमें एंटर हो सके, इसलिए हमें स्पर्म के एंजाइम की ज़रूरत होती है। जी एक्रोसोमल आप बताएंगे, एक्रोसोम कौन सा पॉइंट होता है, जो सबसे पहला वाला हेड के साथ जो रीजन होता है उसको हम एक्रोसोम कहते हैं। इसके अंदर न्यूक्लियस भी आ जाता है, न्यूक्लियस और हेड का रीजन मिलके एक्रोसोम रीजन कहलाता है। उसके बाद आपने बताना है कि एक्रोसोम एक फिंगर लाइक एक्रोसोमल प्रोसेस होता है जिसकी वजह से ये जाके बाइंडिंग करता है एग के साथ। टुगेदर द एक्रोसोम एंड न्यूक्लियस कंस्टिट्यूट द हेड ऑफ द स्पर्म, तो दोनों मिल के हेड बनाते हैं। उसके बाद आप बता सकते हैं कि ये किस तरह से मूव करते हैं कुछ स्पर्म, इसमें लैमेलिपोडिया एक्सटेंशंस के फॉर्म में, जिस तरह के आप देखेंगे कोई पैरासिटिक राउंड वार्म मूव करता है, इस तरह से मूव करते हैं, मतलब इनकी इस तरह की मोशन होती है। फ्लैजेलम पाया जाता है, फ्लैजेलम का जो सबसे मेजर मोटर पोर्शन है वो एक्सोनिम कहलाता है, एक्सोनिम का सेपरेट क्वेश्चन भी आ रहा है। जी नेक्स्ट हमने पढ़ना है डायनाइन। अच्छा जी एक्सोनिम कंसिस्ट ऑफ 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स, 2 सेंटर में माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, इसके बाहर 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स मजीद प्रेजेंट है, ठीक है, जो हर माइक्रोट्यूब्यूल 2 माइक्रोट्यूब्यूल से बना हुआ है, ठीक है, इस तरह से आपने बताना है। डायनाइन अब हमारे पास क्या है, एक आप कह सकते हैं कि प्रोटीन है जो क्या करता है कि ATP को हाइड्रोलाइज करता है ताकि हमें पावर मिल सके, स्पर्म को पावर मिल सके ताकि वो प्रोपेल कर सके, अपनी मोशन को बना सके। डायनाइन बेसिकली मोशन ऑफ या प्रपल्शन ऑफ द स्पर्म में इन्वॉल्व होता है, ये कैसा प्रोटीन है जो कि काम करेगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट आ रहा है कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन का क्वेश्चन, कैपेसिटेशन क्या है कि जब स्पर्म बनता है तो स्पर्म मेच्योर नहीं होता, ठीक है, उसमें इतनी एबिलिटी नहीं होती कि उतनी स्पीड से मूव कर सके, तो जो मेच्योर सेल है उसको उस तक जाने तक हम उसको कहते हैं कि ये कैपेसिटेशन हो गई है। तो ये तब होता है जो कि जब वो किसी भी फीमेल बॉडी में
इंजेक्ट करवाया जाता है, तब ही उसको हम कहते हैं कि अब ये फुल कैपेसिटी से अपना काम कर सकता है, रिप्रोडक्शन करवा सकता है। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एग आ गया, तो ये सी अर्चन वाला यहाँ पे MCQ बड़ा आ रहा है। तो प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स के बारे में बात हो चुकी है कि वो लीवर और फैट बॉडी से रिलीज होंगे, राइबोसोम्स एंड ट्रांसफर RNA प्रेजेंट होंगे ताकि वो प्रोटीन की सिंथेसिस कर सके। दोनों चीज़ों से ही हमें पता है कि प्रोटीन बननी है। राइबोसोम्स की बताया गई है कि एम्फीबियन में तकरीबन इतने राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। मैसेंजर RNA हमें चाहिए ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन के लिए। तो यहाँ पे प्रोटीन बनाने के लिए ट्रांसलेशन होना ज़रूरी है। ये थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा रही हूँ। उसके बाद है मार्फोजेनेटिक फैक्टर्स होंगे ताकि मॉर्फोलॉजी चेंज हो सके, क्लीवेज से आगे ब्लास्टूला बन सके, गैस्ट्रूला बन सके, ठीक है। उसके बाद यहाँ से प्रोटेक्टिव केमिकल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, और सेपरेट क्वेश्चन भी आ रहा है पहले कि सनलाइट से प्रोटेक्ट करने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है। तो अल्ट्रावायलेट फिल्टर्स होते हैं, DNA रिपेयर करने के एंजाइम्स होते हैं कुछ। लेकिन अगर आपको प्रोटेक्टिव केमिकल का क्वेश्चन आ रहा है तो फिर आप उसमें बताएंगे ये दोनों भी। एंटीबॉडीज़ कहाँ पे, बर्ड्स के एग में एंटीबॉडीज़ होती हैं। कुछ ऐसे खुद को बना लेते हैं एग के, वो डिसटेस्टफुल होते हैं तो उसको जो प्रीडेटर खा नहीं पाते हैं। इसके बाद आपने बताना है कि एग जेली का भी एक सेपरेट क्वेश्चन आ रहा है। तो मतलब इस छोटे से पैराग्राफ में से 5-6 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो एग जेली किससे बल्कि बनती है, ग्लाइकोप्रोटीन से। अभी क्वेश्चन ये भी आ रहा है कि हाउ द ग्लाइकोप्रोटीन इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो उसमें 3-4 यहाँ पे पूरे हैंडआउट्स में फंक्शन लिखे हुए ग्लाइकोप्रोटीन के, तो आप उसको लिखेंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे जी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है योक। एल्ब्यूमिन वाइट है, शेल मेम्ब्रेन और शेल आ जाता है जिसमें। तो शेल के बारे में आप बताएंगे कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, इसके अंदर इतने छोटे पोर्स होते हैं। उसके बाद ये टोटल एग का इतना सिर्फ वेट गेन करते हैं, ठीक है। और ये सेमी परमिएबल है क्योंकि इसमें से मॉइस्चर पास कर सकता है, एयर पास कर सकती है। और उसके बाद शेल मेम्ब्रेन आ जाती है, टू ट्रांसपोर्ट प्रोटीन एंड मेम्ब्रेन प्रोवाइड एफिशिएंट डिफेंस अगेंस्ट बैक्टीरियल में, ये इनका काम है। एयर सेल का काम क्या है, कूल रखती है आफ्टर कॉन्टैक्ट विद द एग इज लेड, जब एग को ले कर दिया जाता है तो एग को कूल डाउन रखने में हेल्प करती है। एल्ब्यूमिन क्या है, एल्ब्यूमिन एल्ब्यूस वर्ड से बना जिसका मतलब है वाइट, और 67%। आपने ये बात याद रखनी है कि एग वाइट को एल्ब्यूमिन कहते हैं, और ये प्रोटीन बेस्ड हमारे पास स्ट्रक्चर है। अगर आपसे पूछा जाए कि एल्ब्यूमिन में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ प्रेजेंट है तो आपने प्रोटीन बताना है, और योक में फैट है। तो योग का काम सबसे पहले आप उसका रंग बताएंगे, किस तरह के रंग की होती है, डिपेंड करता है कि आप किस तरह की फीड दे रहे हैं हैन को। उसके बाद आप बताएंगे कि ये इससे हम लोग न्यूट्रिशन लेता है पूरा एग अपने आप को या एम्ब्रियो को फॉर्म करने के लिए। और उसके बाद इसकी कंपोजिशन पूछी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कंपोजिशन आयरन है, वाइटामिन इसमें कौन कौन से प्रेजेंट है, फास्फोरस, कैल्शियम, थायमिन और राइबोफ्लाविन इसमें प्रेजेंट है। मैं इसको थोड़ा जल्दी वाइंड अप करना चाह रही हूँ ताकि हम अपने उन क्वेश्चन की तरफ चलें जो कि ज़्यादा एक्सप्लेनेशन डिमांड करते हैं। जोना पेलिसिडा के बारे में क्वेश्चन आ रहा है। जोना पेलिसिडा आप बताएंगे कि थिक एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है, और ये काम किस में करने में हेल्प करती है, एक तो स्पर्म को अटैचमेंट में, और उसकी बाइंडिंग करवाने के बाद उसकी एंट्री में, और उसके बाद डेवलपमेंट यानी कि उसके फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को स्टार्ट करने में ये जोना पेलिसिडा इन्वॉल्व होती है। तो मैं इसको यहीं पर एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा जी, क्यूमुलस एक बस लेयर ऑफ द सेल प्रेजेंट है, ठीक है, और इसको हम क्यूमुलस कहते हैं। बेसिकली ये प्रोटेक्शन भी उसको प्रोवाइड करती है, और इसके साथ साथ उसको मेच्योरेशन प्रोवाइड करती है एग को, ठीक है। कोरोना रेडिएटा के बारे में बताएंगे, और कॉर्टेक्स के बारे में बताएंगे क्या होता है। माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, माइक्रोफिलामेंट आपस में मिलकर माइक्रोविलाई बना देते हैं, सही, जो कि स्पर्म की एंट्री इनटू द सेल में हेल्प करते हैं। कोर्टिकल ग्रैन्यूल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। कोर्टिकल ग्रैन्यूल्स के अंदर प्रोलाइटिक इंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, एग में कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। प्रोलाइटिक इंजाइम्स कौन से इंजाइम्स होते हैं, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले इंजाइम्स को हम प्रोटीलाइटिक इंजाइम्स कहते हैं। यहाँ पे ये MCQ है, इसको आपने देख लेना सी अर्चन वाला जी। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यहाँ से स्पीशीज स्पेसिफिक अट्रैक्शन ऑफ द स्पर्म क्या होती है वो हमने बतानी है। तो स्पर्म अट्रैक्शन को हम स्पीशीज स्पेसिफिक क्यों कहते हैं, सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को समझ लें कि जो एक कोई भी स्पीशी है, ठीक है, वो हर एक स्पर्म को एग के साथ अटैचमेंट को अलाउ नहीं करती, वो सिर्फ अपने ही स्पीशी के स्पर्म को रिकॉग्नाइज करती है और उसको ही अटैचमेंट अलाउ करती है। इस चीज़ को हम कहते हैं स्पीशीज स्पेसिफिक अट्रैक्शन। और स्पीशीज स्पेसिफिक स्पर्म एक्टिवेशन यानी कि उसकी फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होना, उसकी एंट्री होना, ये भी स्पीशीज स्पेसिफिक होता है। और ये किन किन हमारे पास, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आ रहा है कि वो किन किन स्पीशीज में पाई जाती है। नाइडेरियंस हैं, मोलस्कस हैं,
एकाइनोडर्म्स हैं और यूरोकोर्डेट्स हैं, इनमें ये पाई जाती है। और ये किस चीज़ से होती है? फिर ये कीमोटैक्सिस की वजह से होती है। अब कीमोटैक्सिस क्या है? केमिकल्स रिलीज होते हैं स्पर्म में से और एग में से, जो एक दूसरे को रिकग्नाइज करते हैं, पहचानते हैं कि हाँ भाई इस स्पर्म ने इस स्पीशी के एग के साथ जाके फर्टिलाइज करवाना है उसको। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपसे आ रहा है कि किस तरह से ये होता है, ठीक है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, तो उसमें आपने ये वाला सारा पैराग्राफ लिखना है जिसमें रीसेक्ट के बारे में बताया गया। एक ऐसा केमिकल है, ठीक है, और बेसिकली ये एक प्रोटीन है, सही, जो कि 14 अमाइनो एसिड पेप्टाइड है। तो पेप्टाइड आपस में मिलकर प्रोटीन बनाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये प्रोटीन है। ये प्रोटीन है जो कि क्या करता है कि इन्वॉल्व हो जाता है स्पर्म के साथ, और उसके बाद स्पर्म के साथ इन्वॉल्व होने के बाद ये किस तरह के मेम्ब्रेन को रिकग्नाइज कर सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन वाली होती है। तो जाके ऐसा हमारे पास स्पर्म जिसके पास रीसेप्ट होगा वो जाके एग के साथ बाइंड कर सकेगा, और इस तरह से ये जो हमारे पास रिसेप्टर है, ठीक है, इससे हमें पता चल जाएगा कि सी अर्चन के साथ किस तरह से इसने इन्वॉल्व होना है। तो क्वेश्चन ये भी आ रहा है कि हाउ द सी अर्चन इज कॉल्ड एज स्पीशीज स्पेसिफिक रिकग्निशन ऑफ फॉर द स्पर्म, ठीक है, तो आपने इसमें ये क्वेश्चन के आंसर को देना है। नीचे फिर डायनाइन के बारे में बताया गया कि वो उसको प्रोपेल करती है, उसकी मूवमेंट को, उसकी वजह से स्पर्म अटैच होता है। तो ये आप दोबारा से देख लें कि ये फैक्टर किसके साथ अटैच होगा, स्पर्म के साथ, जब आके इसको जाकर एग के साथ इसने खुद को अटैच करवाना है और वहीं पे फिर ये एंटर हो जाएगा। जी नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है इसमें एक्रोसोमल रिएक्शन इन दी सी अर्चन, लेकिन सी अर्चन के नाम से ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ये मेरीन इनवर्टिब्रेट के नाम से क्वेश्चन आ रहा है। तो चलिए हम इसको अब पढ़ लेते हैं। सी अर्चन में हम पढ़ने जा रहे हैं कि एक्रोसोमल रिएक्शन कैसे होता है। एक्रोसोमल रिएक्शन सिर्फ वो रिएक्शन है जिसमें स्पर्म ने एग के साथ बाइंड करना है, ठीक है, उसने जाके सिर्फ अटैच होना है, एंटर नहीं होना, आपने यहाँ पे एंट्री नहीं करवानी है, सही। तो उसके बाद होता क्या है कि जैसे ही फ्यूजन होती है एक्रोसोमल वेसिकल कहाँ प्रेजेंट है, स्पर्म में प्रेजेंट है। और उसके बाद होता क्या है कि जैसे ही उसके साथ अटैच होता है ना, तो हाइड्रोलाइसिस हो जाती है उसकी बाहर वाले सारे पोर्शन की। जैसे ही उसके बाहर वाले पोर्शन की हाइड्रोलाइसिस होगी, जो हमारे पास कैल्शियम है वो कहाँ पे एंटर हो जाएगा, वो स्पर्म में एंटर हो जाएगा, स्पर्म के हेड में अटैच हो जाएगा। जैसे ही वो हेड में अटैच होगा तो बाइंडिंग एक प्रोटीन है वो आप कहने के एक्सपोज हो जाएगा, उस बाइंडिंग प्रोटीन की वजह से वो एग के साथ अटैच हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि दी एक्रोसोमल रिएक्शन इज थॉट टू बी इनिशिएटेड बाय अ फ्यूकोस कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड इन दी एग जेली, जो कि बाइंड करता है किसके साथ, स्पर्म को एग के साथ बाइंड करवाता है, और कैल्शियम जो है वो स्पर्म के हेड में, मैंने आपको ये सारा शॉर्ट सा करके मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया कि सबसे पहले हाइड्रोलाइसिस होनी है, हाइड्रोलाइसिस की वजह से जो आउटर पोर्शन ऑफ दी एक्रोसोमल मेम्ब्रेन है वो रिमूव होता है, और कैल्शियम एग से निकल के स्पर्म में एंटर हो जाती है। जैसे ही उसमें स्पर्म में एंटर होगी तो वो उसको ख़त्म कर देगी, और बाइंडिंग प्रोटीन जो कि अटैचमेंट में इन्वॉल्व है वो एक्सपोज हो जाएगा, और इस तरह से वो उसके साथ सिर्फ अटैच हो जाएगा। उसके बाद आपने ये जो बाकी बातें लिखी हुई हैं उसको आप खुद भी लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट इसमें सेकंड पार्ट हमें क्या बताता है कि सेकंड पार्ट में क्या होना है कि स्पर्म का जो आगे वाला पोर्शन है वो थोड़ा इलोंगेट कर जाता है, उसमें प्रोट्रूजन हो जाती है, ठीक है, और थ्रू द पॉलीमराइजेशन ऑफ द ग्लोब्यूलर एक्टिंग मॉलिक्यूल इनटू द एक्टिन फिलामेंट बना देते हैं। इसकी वजह से वो आगे जाकर उसमें एग में फ्यूज़ करने में ज़्यादा अच्छे से उसके साथ बाइंड कर सकता है। तो ये हो गया। अब कहते हैं कि नेक्स्ट स्पीशीज स्पेसिफिक रिकॉग्निशन इन सी अर्चन कैसे है। तो मैंने आपको बताया कि बाइंडिंग ऐसा प्रोटीन है हमारे पास जो कि एक्स्ट्रोसोमल रिएक्शन करवाता है। अगर ये प्रोटीन ना होगा तो एक्स्ट्रोसोमल रिएक्शन नहीं हो सकता। इस वजह से हमारे पास एक ऐसा रिसेप्टर प्रेजेंट है जो कि स्पीशीज स्पेसिफिक रिकॉग्निशन में इन्वॉल्व है। ऐसा कोई भी स्पर्म जिसके पास बाइंडिंग नहीं है तो वो आकर सी अर्चन के एग के साथ अटैच नहीं होगा। नीचे वाले पैराग्राफ में उसने ये बताया कि अगर हम 2 सी अर्चन को लेते हैं, ठीक है, तो जो एस परप्यूलेटस है उसका जो स्पर्म है, ठीक है, वो डी जेलिड एग अपने ही स्पीशीज के साथ अटैच होगा, ना कि वो ए पर पंक्चुलेटा के साथ अटैच नहीं होगा। बस ये यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया, आप इसको बस यहीं पे माइंड अप कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि मोयर और वैक्यूर ने क्या किया था। तो उसने कहा था कि बाइंडिंग इज लोकेटेड स्पेसिफिकली ऑन दी एक्रोसोमल प्रोसेस। कहाँ पे बाइंडिंग प्रेजेंट है, स्पर्म में। एग्जैक्टली वेयर शुड बी द स्पर्म एक्रिग्नेशन, जहाँ पे रिकॉग्नाइज होना है, जब बाइंडिंग एक्सपोज होगा तब ही आपस में ये दोनों अटैच हो सकेंगे। तो इसमें जी क्या होता है कि स्पर्म की अट्रैक्शन होती है, स्पर्म एक्टिवेट होता है और फिर एडहेशन होती है। नेक्स्ट जी हमारे पास है गैमेट बाइंडिंग एंड रिकॉग्निशन इन एनिमल। अब आ जाता है तो जोना पेलिसिडा रीजन है जिसके साथ आके स्पर्म ने अटैच होना है,
ये उसको बाइंड भी करवाएगा, एक्रोसोमल रिएक्शन को स्टार्ट भी करेगा। और कहता है कि यहाँ पे भी स्पीशीज स्पेसिफिक है रिकॉग्निशन, ठीक है, लेकिन इतनी ज़्यादा ये प्रॉब्लमेटिक नहीं है, ठीक है, इसको किसी हद तक कंट्रोल भी किया जा सकता है। तो ZP3 हमारे पास माउस में एक ऐसी आप कह लें कि जीन है जो कि इसकी एक्टिवेट करवाती है स्पर्म बाइंडिंग को, ठीक है। लेकिन अगर इसकी जगह पे कोई दूसरे हम जोन ले आते हैं जो कि ZP1 है या ZP2 है, तो वो फेल है स्पर्म को अटैच करवाने में, स्पर्म की बाइंडिंग करवाने में। तो इस तरह से मैमल्स भी कुछ हमारे पास स्पीशीज स्पेसिफिक होते हैं, जैसे कि आपको मैंने एग्जांपल यहाँ पे दे दी है, ठीक है। ZP3 आल्सो इनिशिएट द एक्रोसोमल रिएक्शन आफ्टर स्पर्म हैव बाउंड टू इट। The mouse sperm can therefore concentrate proteolytic enzyme and directly at the point of attachment of the zona pellucida। तो वहाँ पे ये अपने प्रोलेटिक एंजाइम को रिलीज करेगा और वहाँ से जोना प्लेसिटा को डाइजेस्ट करना शुरू कर देगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है इंडक्शन है, इंडक्शन ऑफ द मेमेलियन एक्रोसोमल रिएक्शन। तो ये हम एक्रोसोमल रिएक्शन पढ़ लेते हैं, किसमें हमने पढ़ना है, मेमेलियन में। तो उसने कहा कि सबसे पहले जोना पेलिसिटा के साथ स्पर्म अटैच होता है। स्पर्म जैसे ही अटैच होगा तो कैल्शियम ने कहाँ पे जाना है, कैल्शियम ने एग से निकलकर स्पर्म की तरफ जाना है, ठीक है। जैसे ही स्पर्म में कैल्शियम जाएगा उसके पास कोई ना कोई पॉजिटिव आयन प्रेजेंट होना ज़रूरी है। उसके पास पॉजिटिव आयन प्रेजेंट होंगे तो कैल्शियम जाके उसके साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है। द कैल्शियम चैनल इन दी मेम्ब्रेन वुड बी सेंसिटिव टू दी ज़्यादातर हमारे पास जो कैल्शियम चैनल्स होते हैं वो इसके लिए सेंसिटिव होते हैं कि जैसे ये स्पर्म के साथ अटैच होगा ये उसके साथ उसमें एंटर कर जाएंगे और फिर दोबारा वही सारा सीन होगा कि उसने उसकी प्रोटीन को एक्सपोज करना है जिसके साथ वो अटैच हो जाएगा। ये वाला जो पैराग्राफ है इसमें उसने बस ये बताया है कि जो हमारे पास सी अर्चन होते हैं उसमें डायरेक्टली जब भी जैसे ही उसके साथ अटैच होता है आके स्पर्म तो डायरेक्टली हमारे पास जो फर्टिलाइजेशन है या फ्यूजिंग ऑफ द गैमेट स्टार्ट हो जाती है। उसकी रीज़न ये है कि वेट लाइन वेलब इसमें बहुत टाइनी और पोरस होता है, लेकिन जो जोना पेल्यूसिडा है हमारे पास जो कि मैमल्स में प्रेजेंट होती है वो थिक होती है, तो इसलिए इसको डायरेक्टली स्टार्ट नहीं किया जा सकता, तो उसको पहले जोना पेल्यूसिडा को डाइजेस्ट करना पड़ता है। ओके, तो उसके बाद एक्रोसोमल रिएक्शन डायरेक्टली ऑन दी जोना दी स्पर्म एबल टू कंसंट्रेट, फिर वही वाली बात कि अपने स्पर्म को रिलीज स्पर्म अपने प्रोलिटिक एंजाइम को रिलीज करेगा और ये रिलीज किए एंजाइम उसको जोना प्लेसेटा को डाइजेस्ट कर देंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो वो अनएबल टू पेनिट्रेट होगा। नेक्स्ट उसने थोड़ा सा यहाँ पे बताया कि एक्सोसोमल रिएक्शन फ्रॉम ट्रांसप्लांट देयर बाइंडिंग फ्रॉम दी ZP3 टू ZP2 को तक कन्वर्ट कर देता है, तो इससे भी ये कन्वर्जन भी हो सकती है। जी नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कैपेसिटेशन का। तो कैपेसिटेशन का क्वेश्चन में सिर्फ थोड़ा सा उसने यहाँ पे पूछा है कि द मॉलिक्यूलर चेंजेस दैट अकाउंट फॉर कैपेसिटेशन क्या है। सबसे पहले आपने बताना है कैपेसिटेशन क्या है। कैपेसिटेशन उसकी मूवमेंट है, कैपेसिटी है स्पर्म के काम करने की, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला क्या चीज़ को चेंज कर सकती है, फ्लूडिडिटी ऑफ द स्पर्म चेंज हो जाती है क्योंकि रिमूवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल होगा। क्यों, क्योंकि एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में है उसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल रिमूव हो जाता है। उसके अलावा प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स भी लॉस्ट हो जाते हैं। और थर्ड आप बता सकते हैं कि पोटेंशियल ऑफ द स्पर्म बिकम मोर नेगेटिव एज पोटेशियम एंड लीव द स्पर्म। पोटेशियम ने रिलीज होना है जिसकी वजह से वो मोर नेगेटिव हो जाएगा और इस तरह से भी कैपेसिटेशन उसकी इफेक्ट हो सकती है। फोर्थ, इसमें प्रोटीन फास्फोराइलेशन हो जाती है, ये भी एक इसका फैक्टर हो सकता है। तो ये क्वेश्चन भी आ रहा है कि किस तरह से कैपेसिटेशन को हम चेंज कर सकते हैं, किस तरह से वो चेंज हो रहा है। तो जी गैमेट फ्यूजन आ जाती है। गैमेट फ्यूजन में क्या हुआ है कि अब एक्रोसोमल का काम खत्म हो गया, वो जाके उसके साथ अटैच हो गया, जोना प्लेसिडा की लाइसिस हो चुकी है, एंटर हो चुका है स्पर्म इनटू दी सी अर्चन एग। उसके बाद क्या करता है कि जैसे ये इसमें एंटर होगा ये उसके साथ अपना मटेरियल एक्सचेंज करेगा और पोलीमराइजेशन होगी एक्टिन की, ठीक है। फ्यूजन किसके ज़रिए होनी है, हमारे पास फ्यूसोजेनिक एक प्रोटीन होता है जो कि फ्यूजन में इन्वॉल्व होता है और इस तरह से हमने गैमेट फ्यूजन मैमल्स में भी बतानी है। फर्टलिन हमारे पास स्पर्म में होता है जो कि अटैच होता है एग के इंटेग्रिन से, तो दोनों एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करेंगे तो ही एक दूसरे को अटैच कर सकेंगे और उसके बाद हमारी नेक्स्ट जो फ्यूजन है वो स्टार्ट हो जाएगी। फ्यूजन के बाद होता क्या है कि स्पर्म न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया सेंट्रियोल फ्लैजेला जो है वो सारे के सारे एग में फ्यूज कर जाते हैं, एंटर हो जाते हैं, ठीक है। अब प्रिवेंशन ऑफ द पोलिस्पर्मी यहाँ पे आ गया। मोनोस्पर्मी और पोलिस्पर्मी की आपको सेपरेट वीडियो बनी हुई है चैनल पे, तो आप ये सारा वहीं से करेंगे ताकि वीडियो आप ऑलरेडी काफ़ी डिटेल में बन चुकी है तो ज़्यादा आपका टाइम ना वेस्ट हो। कॉर्टिकल ग्रेन्यूल का भी इसमें सारा मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। अब जो एक लास्ट हमारे पास टॉपिक रह गया वो है रोल ऑफ द कैल्शियम इन कॉर्टिकल रिएक्शन। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ज़रा पढ़ लेते हैं।
ओके, सो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आप मेरी बात वजह से सुनेंगे, ठीक है, फिर आप इसको पढ़ेंगे तो आप इजीली आप खुद भी लिख सकते हैं। कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स क्या होते हैं? प्रोलियोटिक एंजाइम्स में प्रेजेंट होते हैं और ये प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं? एग में प्रेजेंट होते हैं, ये स्पर्म में प्रेजेंट नहीं होते। कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एग में प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही स्पर्म कोई भी आकर इसके मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है, एग मेम्ब्रेन के साथ, तो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल के साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं जहाँ पे कैल्शियम आयन प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही स्पर्म अटैच होगा, कैल्शियम आयन रिलीज होंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से और वो जाकर अटैच हो जाएंगे स्पर्म के हेड के साथ। जैसे ही वो स्पर्म के हेड के साथ अटैच होंगे, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स जो कि अभी फासले पे थे सेल मेम्ब्रेन के, वो दोबारा से सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो जाएंगे एग की। एग की सेल मेम्ब्रेन के साथ जैसे वो फ्यूजन को स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा कि वो दोबारा से हार्ड हो जाएगी और एक स्पर्म को एंटर करने के बाद वो मजीद स्पर्म को वहां पे एंटर होने नहीं देगी। तो इस तरह से एक रोल ऑफ कैल्शियम होता है इन कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स कि जैसे ही ये रिलीज होते हैं, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल अपना वर्क करता है और स्पर्म को एंटर होने में हेल्प करता है। अभी ये चेक करने के लिए कि कैल्शियम आयन रिलीज हुआ है, हम डिफरेंट डाइज यूज करते हैं। तो एक डाई का नाम है, जैसे ल्यूमिनेसेंट डाई होते हैं यानी कि जो चमक पैदा करते हैं, एक्वेरिन है, ठीक है। और ये जेलीफिश से लिया गया। अगर आपने कभी देखा हो टीवी में भी, तो जेलीफिश रात के अंधेरे में चमक रही होती हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास फ्लोरिसेंट डाई है, इसको प्यूरा 2 कहते हैं। दोनों ही लाइट इमिटिंग डाइज हैं। तो जैसे ही इसको कैल्शियम आयन को हमने चेक करना हो तो इसको हम इसके साथ अटैच करवाते हैं और इसको हम चेक कर सकते हैं जी। तो नेक्स्ट हमारे पास एक यहाँ पे, दोबारा से ये पैराग्राफ पढ़ने से पहले आपने मेरी बात ज़्यादा ध्यान से सुननी है। वो ये है कि एक ड्रग है, वो उसका नाम ये है, ठीक है, कैल्शियम आइनोफोर इस ड्रग को बोलते हैं। इसको काम क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि हम एक सी वाटर लेते हैं, ठीक है, सी वाटर के अंदर हम इस ड्रग को ऐड कर देते हैं और साथ में उसके अंदर हम सी अर्चन का एग रख देते हैं। अभी हमने सारा खुद से एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है। तो जैसे ही हम इस ड्रग को रखेंगे तो ये ड्रग क्या करेगा? कैल्शियम को रिलीज करवाना स्टार्ट कर देगा, जिस वजह से हम कहते हैं कि ये कैल्शियम को रिलीज करवाने में हेल्प करता है फ्रॉम द एग मेम्ब्रेन। और इस ड्रग का काम भी यही है। और उसके बाद दोबारा से जब कैल्शियम रिलीज होगी तो वो स्पर्म जो है उसका काम स्टार्ट हो जाएगा, वो एंटर हो जाएगा और यहाँ से हम इसको अटैचमेंट को कर सकते हैं जी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है एक्टिवेशन ऑफ एग मेटाबॉलिज्म। तो अर्ली रिस्पॉन्स में आपने वही बता देनी है बात कि सोडियम इन्फ्लक्स होता है, ठीक है। जैसे ही सोडियम इन्फ्लक्स होगा तो सोडियम आयन जो है वो बाहर से अंदर की तरफ रिलीज होंगे। और जो फास्ट ब्लॉक आपको मैंने पढ़ाया उसके में आपने इसको सारे वे को एक्सप्लेन कर देना है, स्लो को एक्सप्लेन कर देना है। लेट रिस्पॉन्स में, हाँ, लेट रिस्पॉन्स में आपको थोड़ा सा यहाँ बता देती हूँ कि जो कैल्शियम आयन लेवल राइज हो जाता है सी अर्चन में, क्योंकि हमने कैल्शियम को बाहर से अंदर की तरफ इंसर्ट करवाया तो उसकी वजह से पीएच जो है वो इंक्रीज हो जाती है। और पीएच दोबारा इंक्रीज कब होगी? जब सोडियम आयन कम होंगे। तो 101 एक्सचेंज होती है सोडियम आयन की सी वाटर जो में प्रेजेंट होता है उसकी हाइड्रोजन के साथ, इससे भी दोबारा पीएच राइज हो जाती है। हाइड्रोजन कम होगी और सोडियम ज़्यादा होगी। एक तो ये वजह है, कैल्शियम भी बाहर से अंदर की तरफ आ रही है, ये दो वजूहात बन के पीएच इंक्रीज हो जाती है। ये हमारा सेकंड स्टेप आ गया है, ठीक है। उसके बाद डीएनए सिंथेसिस में ये इन्वॉल्व होता है। और लेट रिस्पॉन्स टू द फर्टिलाइजेशन क्या है? ब्राउट बाय द आयनिक चेंजेस इंक्लूड द एक्टिवेशन ऑफ डीएनए सिंथेसिस एंड प्रोटीन सिंथेसिस। तो इसी के साथ ये हमारी पूरी वीडियो ख़त्म हो चुकी है। बाकी सारी वही बातें जो पहले एक्सप्लेन हो चुकी हैं। और आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है इसको लाइक ज़रूर करें और काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।